नमस्कार, मैं सुजाता जयराम, बेड नंबर 13 सीजन 2 में फिर आपके साथ। आज की कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। वो अंकल आंटी हमारे नेबर्स थी। दोनों भैया लोग पास में ही रहते थे और दोनों बहुत होशियार थे। मुझे याद है उन भैयाओं की वजह से हमें बहुत डांट पड़ती थी, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे और हम बहुत शैतान। माँ अक्सर हमको कहती थी उनको देखो, और हम लोग मन ही मन उन भैया लोग से चिढ़ते थे। बड़े हुए दोनों भैया लोग, एक ने इंजीनियरिंग किया, एक ने मेडिकल किया, और एकदम आइडियल परिवार की तरह उन्होंने अपने अपने कॉलेजेस खत्म किए और एक चला गया अमेरिका, लॉस एंजलिस नौकरी करने के लिए, और दूसरा लंदन। छुट्टियों में बच्चे आते, अंकल आंटी के पास रुकते, 6 महीने अंकल आंटी उनके पास चले जाते। बहुत ही बढ़िया जिंदगी, बाहर से देखो तो बड़ी खुशहाल, अंदर से भी होगी मुझे नहीं मालूम। अभी कुछ दिनों पहले अंकल आंटी से मिलना हुआ। आंटी बीमार थी, अंकल एकदम ठीक थे। आंटी को धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि अल्जाइमर की तरफ जा रही हैं। अल्जाइमर यानी कि जिसमें आदमी धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। पहले पास की यादें, चम्मच कहाँ रखा है, ग्लास कहाँ रखा है, दूध उफन्ने रखा हुआ है वो बंद किया कि नहीं किया, दरवाजा ताला लगाया कि नहीं लगाया, ऐसी छोटी छोटी। और फिर वो धीरे धीरे आदमी अपना प्रेजेंट पास्ट भूलकर कभी कभी सिर्फ बचपन में चला जाता है। आंटी के साथ धीरे धीरे वही हो रहा था, पर अंकल एकदम ठीक थे। बच्चे आते थे, दोनों टर्न लेके आते थे। एक बच्चा, भैया कहूंगी मुझसे, बड़े वाले भैया 1 महीना रहते थे, फिर दूसरे वाले भैया 1 महीना रहते थे, फिर एक की पत्नी आती थी। ऐसा करके 4-6 महीने वो अपने साल की गुजार लेते थे और अंकल आंटी का बढ़िया चल रहा था। एक दिन बाथरूम में साफ करते करते अंकल गिर गए और मुझे उनके पड़ोसियों ने फोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, आप उनको जानती हैं और चूंकि आप अस्पताल में हैं, क्या आप आकर उनको ले जा सकती हैं। हम आए और अंकल को लेके गए। अंकल का हिप बोन फ्रैक्चर हो चुका था। अंकल इधर बेड पर थे और इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत थी। हमने भैया लोग को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा प्लीज तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, हम लोग आ रहे हैं। अंकल को ऑपरेशन के लिए ले गए। ऑपरेशन सफल हुआ, पर फिर भी अंकल चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे, हॉस्पिटल में ही थे। इधर आंटी अल्जाइमर से ग्रस्त। भैया लोग को आने में करीब करीब 1 हफ्ता लग गया। भैया लोग आए, 4-6 महीने कैसे तो भी उन्होंने काटे। तो बाद में उनको समझ में आया कि वो ज्यादा दिन अब यहाँ नहीं रह पाएंगे दोनों भाई। कुछ दिन उनकी पत्नियों ने भी काटा, वो भी रही यहाँ पर। बहुत अच्छे से सेवा करते अपने माँ बाप की, बहुत अच्छे से रहते। पर आंटी की अल्जाइमर की बीमारी जो है वो अब एकदम क्रॉनिक रूप ले चुकी थी। आंटी कहीं भी बाथरूम समझकर सुसु कर देती, कहीं भी पॉटी कर देती, कभी कपड़े पहनना भूल जाती। आंटी का अल्जाइमर एकदम पीक पर पहुंच चुका था और अंकल टोटली बेडरिडन। उन्होंने केयर टेकर्स लगा रखे थे, वो केयर टेकर ठीक से देखते भी थे। इधर भैया लोग के फ्यूचर का भी सवाल था। वो बड़े पेशोपश में थे, ना वो माँ बाप को छोड़कर जा सकते थे और अपना फ्यूचर भी उनका समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चे स्कूल में थे। उन दोनों के अपने अपने फ्यूचर थे और यहाँ से बहुत दूर थे। उन्होंने आसपास कुछ मित्रों से, थोड़ा हमसे कंसल्ट करके ये डिसाइड किया कि हम 2 केयर टेकर उनके लिए रख के जाते हैं। 2 लोग सुबह आएंगे और 2 लोग शाम को आएंगे। हमने कैमरा लगवा लिया है, कैमरे में हम देखते रहेंगे और माँ बाप को अभी छोड़ के जाते हैं, फिर वहां जाकर देखते हैं कैसे सेटल होंगे, क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे भी हमारे छोटे हैं, नौकरी भी हम नहीं छोड़ सकते। हम लोग ने भी उनको आश्वासन सा दिया कि हम लोग की भी भरकस कोशिश रहेगी कि हम जब आएंगे तो देखते रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि एक पुरुष घर का बेडरिडन, जिसको कि बाथरूम जाने के लिए भी व्हीलचेयर की आवश्यकता हो, और एक लेडी घर में पूरी अल्जाइमर से ग्रस्त, जिसको कुछ नहीं पता, उसको अपना नाम तक याद नहीं है, अपने पति को भी वो नहीं पहचानती है, बस पागल जैसे इधर उधर घूमती रहती है। बहुत अजीब सा माहौल था। दोनों केयर टेकर अच्छे थे, 2 सुबह आते थे, 2 शाम को आते थे तुलने। बच्चे रोज सुबह शाम ट्रेस करते,
कैमरा से बात करते, कैमरा से देखते, अपनी तरफ से भरकस कोशिश कर रहे थे वो अपने माँ बाप की देखभाल की। भले ही फिजिकली वो उनके साथ नहीं थे, पर मन तो उनका लगा हुआ था। वो कैमरे पे बार बार अब कभी अपनी माँ को देखते, कभी अपने पिताजी को देखते, और शायद वो में रहे होंगे कि वापस कब आए, कैसे आए। इतना आसान भी तो नहीं होता ना अपनी जिंदगी छोड़कर यहाँ आ जाना, और यहाँ आकर फाइनेंशियली तो कुछ ना कुछ करना ही था। पैसा एकदम पानी की तरह बह रहा था, उनकी दवाइयों पर, उनके केयर टेकर्स पर, इधर आंटी पर, आंटी की दवाइयों पर। इन ऑल माहौल बड़ा ग्लूमी सा था, पर दोनों बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा था। इस बीच में दोनों के बीच में भी कभी कभी ऐसा लगता कि थोड़ी सी खींचातान भी चल रही है। इन सब के होते होते एक दिन अचानक फोन आया कि अंकल हिल डुल नहीं रहे हैं, किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं, आके देखो उनको क्या हुआ है। हमारे यहाँ से जब डॉक्टर गए तो पाया ही वॉज डेड। अंकल का देहांत हो चुका था। और आंटी तो जोर जोर से हंस रही थी, उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आंटी गिल्ली डंडा खेल रही थी। उस माहौल में मुझे तो 10 मिनट भी रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। इधर अंकल का पार्थिव शरीर था और उधर आंटी गुल्ली डंडा खेल रही थी। कभी जोर जोर से हंसती थी तो कभी चहकने लगती थी, कभी उनको आके प्यार करती थी। शायद उनको समझ ही नहीं आ रहा था, शायद क्या उनको समझ आ ही नहीं रहा था। शी वॉज एन अल्जाइमर पेशेंट। हम लोग ने बॉडी को फ्रीजर में रखा। 2 दिन के बाद बच्चे आए, उन्होंने पिताजी का दाह संस्कार किया। और ये डिसाइड हुआ कि माँ को हम साथ में ले जाएंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऑफिस के लोगों ने भी शायद मान ही लिया होगा, मुझे नहीं पता उन्होंने वो सब क्या किया। वो करीब करीब 1-1.5 महीना यहाँ रहे और माँ को साथ में ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। माँ तब तक वायलेंट हो चुकी थी और फ्लाइट में उनको ले जाने से मना कर दिया गया। मैंने कहा ये मेडिकली फिट नहीं है, हम इनको फ्लाइट में अलाउ नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति थी, क्या करें। उनमें से एक की पत्नी ने डिसाइड किया कि वो रुकेगी और उसके बाद वो लोग आने जाने का सोचेंगे। वो ये सब सोच ही रहे थे और इन सारी मुश्किलातों से जूझ ही रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा है, एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत। और एक दिन आंटी ने अपनी नस काट ली, आंटी चल बसी। सारे प्रश्न खत्म हो गए थे, ना उनको किसी को ले जाना था, ना उन्हें कुछ करना था। दोनों बच्चे फिर आए। 2 साल के अंतराल में ये उनकी 7वीं ट्रिप थी। फिर से आए। इस बार उनको घर बेचना था और कहीं किसी को कुछ लेकर नहीं जाना था। उन्होंने अपनी तरफ से भरकस कोशिश की अपने माँ बाप को देखने की। माँ बाप ने भी उनको पूरी पढ़ाई शिद्दत से करवाई, उनका साथ दिया। और नियति, वो मुझे नहीं मालूम किसके साथ थी। अंत ऐसा जरूर नहीं होना चाहिए था और वो मेरे लिए एक अनसुलझी कहानी रहा। आप बताइए, क्या ये अंत सही था? नमस्कार।